हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी फंडा। जैसा कि हम सबने आपसे वादा किया था कि हम करंट अफेयर्स की सीरीज को हर हफ्ते आपके लिए 1 महीना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसी कड़ी में ये हमारी तीसरी वीडियो सितंबर अक्टूबर ऑलरेडी हो चुकी है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसे पढ़ सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं। उसी कड़ी में ये तीसरी वीडियो नवंबर 2024 के कंप्लीट करंट अफेयर्स, जो कि एकदम नो नॉनसेंस करंट अफेयर्स होंगे, जिसमें कोई भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के तौर पे, उन्हीं को केवल इंक्लूड किया गया है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली बात कि हम इस वीडियो में आपसे क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को पूरी तरीके से देखें। सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि इस वीडियो को पूरी तरीके से आप देखो। फिर इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। बात करते करते मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछा करूंगा, उसके आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं और इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम चैनल से, स्टडी फंडा के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना है और इसको एक बार और रिवाइज करनी है, सो दैट आपका ये करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ नवंबर कंप्लीट तरीके से आपको समझ में आ जाए और कंप्लीट तरीके से आप इस पे ग्रास्प ले लें। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे लेक्चर का फ्लो कैसा होगा। वो मैं आपसे पहले बात कर लेता हूं। लेट मी चेंज द पॉइंटर। होल्ड ऑन। देखिए, पर्सन इन न्यूज सबसे पहले, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन होंगे उनके बारे में बात की जाएगी। फिर अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, मिसलेनियस गवर्नमेंट स्कीम्स, डेट्स एंड इंपॉर्टेंट बुक्स विच आर देयर। ठीक है, तो हमारा फोकस इन सारे टॉपिक्स पे होगा, जिसमें हम आपसे बहुत ही डिटेल में चीजों को बात करेंगे और जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है केवल उन्हीं को इंक्लूड किया गया है। वीडियो काफी लंबी होगी नहीं, ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स की होगी और आप इसे इजी तरीके से आप इसे पूरा कर सकते हैं और आप आने वाले एग्जामिनेशन सीएपीएफ 2025 के लिए बहुत ही सही तरीके से तैयार भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पर्सन्स इन न्यूज। अब देखिए, हालांकि ये न्यूज पुरानी है, हमारे सीजीआई चेंज हो चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से सीजीआई अभी इस टाइम पे चेंज होते गए हैं और मैं आपको ये भी बताते जाऊंगा कि अभी करंट में कौन से सीजीआई हमारे कंट्री में हैं। ठीक है, तो देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ साहब से सब किसी को पता है, काफी फेमस रहे। उसके बाद बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए डॉक्टर यू ललित साहब आए थे। फिर जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। फिर हमारे पास अभी एट प्रेजेंट कौन है ये आप सबको बतानी है, हालांकि मैंने अगले स्लाइड पे इंक्लूड कर दिया है, पर फिर भी आप बताएं कौन है। वो है जस्टिस बी आर गवई एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज द फर्स्ट बुद्धिस्ट जो कि एज अ सीजीआई अपॉइंट हुए हैं हमारे कंट्री में। इसके बाद हमें यह भी देखना है कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं सीजीआई को अपॉइंट करने के। पर सबसे पहले आपको जानना चाहिए और मैं आपको फिर याद दिला दूं कि ये पहले बुद्धिस्ट हैं, जस्टिस बी आर गवई, जो कि अपॉइंट हुआ है सीजीआई। तो जो नवंबर मंथ का न्यूज था वो ये था कि जस्टिस संजीव खन्ना एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं। लेकिन अब मैं आपको एक स्टेप और आगे लेके जाता हूं, करंट सिनेरियो बता रहा हूं, जिसमें जस्टिस बी आर गवई जो हैं वो हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये 52nd चीफ जस्टिस है और अभी मैं आपको बता रहा था ये 58th है, ये 49th है, ये 58th है, ये 51st है और 52nd जस्टिस बी आर गवई साहब है। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीजें याद रहेंगी। ठीक है, ये सेकंड चीफ जस्टिस है जो कि शेड्यूल कास्ट से कम्युनिटी से आते हैं आफ्टर जस्टिस के जी बालाकृष्णन, और पहले बुद्धिस्ट जज हैं टू बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
सो कोई भी अगर आपसे पूछे कि 49th सीजीआई कौन थे, डीवाई चंद्रचूड़। 58th कौन थे, जस्टिस यूयू ललित, देन संजीव खन्ना, एंड नाउ वी हैव जस्टिस बी आर गवई। ठीक है, आगे देखते हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नेपाल के ऑनररी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, या आप कह सकते हैं कि ऑनररी जनरल ऑफ नेपाल आर्मी का खिताब दिया गया है या फिर टाइटल दिया गया है। अब आप सोचते होंगे कि ये नेपाल जैसी कंट्री जो हमारी नेबर में है और बहुत ही प्यारी, उसके साथ हमारी रिलेशन है, तो वो ऑनररी रैंक क्यों दे रहा है, वो भी हमारे जनरल को। ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट है, ये एक काइंड ऑफ मिलिट्री बेस्ड सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, जिसमें आप अपने कंट्री के किसी बहुत ही ऊंचे पोजीशन पे किसी बड़े इंसान को दूसरे कंट्री के आप अपॉइंट करते हो, ऑनररी रैंक देते हो। ही कैन नॉट कमांड द आर्मी इन एक्चुअल सेंस, पर ये वहां पे जाएंगे तो इन्हें वो इज्जत और शोहरत मिलेगी, इन्हें वो वैल्यू दी जाएगी। ये वहां के आर्मी के हेड के तौर पे इनको बराबर की इज्जत मिलेगी। फॉर व्हाट रीजन? इट्स जस्ट फॉर मेंटेनिंग अ कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे सीएजी बदल चुके हैं। ठीक है, हमारे सीएजी बदल चुके हैं। के संजय मूर्ति अब नए चीफ कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो चुके हैं। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। सीजीआई वाली पार्ट हम जो रिवाइज कर रहे थे उसमें थोड़ी सी हमने चीजें छोड़ दी हैं। आई मीन उनकी अपॉइंटमेंट ऐसी होती है कि प्योरली सीनियरिटी पे होती है। इनडायरेक्टली अगर आप देखें, तो पहले कॉलेजियम जो है वो सारे जस्टिस को अपॉइंट करके भेजता है इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और उनमें से एक सीनियर मोस्ट जज को सीजीआई चुन लिया जाता है। ठीक है, और जब ये अपना ऑफिस वैकेंट करेंगे ना, ऑफिस छोड़ के जाएंगे, तो ही वुड अपॉइंट और नॉमिनेट अ न्यू सीजीआई। ठीक है, दैट इज द प्रोसेस। आई होप आपको ये सारी चीजें पता चल गई होंगी, मैंने आपको ये बता दी। और अब हमारे जो के संजय मूर्ति साहब हैं वो नए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं। ठीक है, ये किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 148 में। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो पोस्ट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल 148। ठीक है, और जो किनको इन्होंने रिप्लेस किया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को इन्होंने रिप्लेस किया है, और ये हिमाचल प्रदेश काडर के 1987 बैच के 89 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें याद रहेगा कि सीएजी आर्टिकल 148 में आता है, और अभी के संजय मूर्ति हमारे नए कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। आगे देखिए, खासकर की फंक्शंस क्या क्या है सीएजी के। ऑडिट करता है गवर्नमेंट अकाउंट का, सारे एक्सपेंडिचर का, ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स को ये रिव्यू करने की, ऑडिट करने की पावर इनके पास होती है। और उसके बाद ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे जो भी ओएनजीसी, नाल्को, हिंडाल्को, बाल्को करके जो जितने कंपनीज हैं, इन सबको भी ये ऑडिट कर सकता है। इट हैज द पावर टू डू सो। ओएनजीसी, सेल, आरबीआई, इनको भी, जैसे ऑटोनोमस बॉडीज भी है जैसे यूजीसी, एआईसीटीई, इनको भी ये जाके ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 266 में है। ठीक है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ये भी 266 के आर्टिकल्स में इंक्लूडेड है, और पब्लिक अकाउंट्स को जो कि 267 में दिया हुआ है, इन तीनों को ये रिव्यू कर सकते हैं और एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। उसके अलावा ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है हमारे सीएजी साहब का। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। और ये अपॉइंट किनके द्वारा होते हैं? ये अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स जो इनसे रिलेटेड हैं वो हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल्स क्या क्या है? आर्टिकल 148 में अपॉइंटमेंट, ओथ और इंडिपेंडेंस ऑफ सीएजी दी गई है। 149 में ड्यूटीज और पावर्स स्पेसिफाई किए गए हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा स्पेसिफाई किए जाएंगे। इनके लिए एक एक्ट भी आई थी।
आर्टिकल 150 में फॉर्म ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन स्टेट जो कि प्रिस्क्राइब की जाएगी सीएजी के बाद, यानी रिपोर्ट बनाने का जो फॉर्म है वो सीएजी प्रिस्क्राइब करेगा। और 151 में दिया है कि ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट या गवर्नर को सबमिट की जाती है, स्टेट के केस में गवर्नर्स और सेंटर के केस में प्रेसिडेंट को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, बिकॉज इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और हमारे पास सन का बहुत ज्यादा वक्त तक हमारे पास सन की रोशनी होती है, और जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज होते हैं उस पर अगर आप देख पाएंगे तो आपको अच्छी खासी सन की रोशनी मिलती है। तो बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, हमारी कंट्री के सारे जो ग्रेट माइंड्स से उन्होंने क्या सोचा कि वी कैन क्रिएट एन अलायंस टू स्कोर दिस सन पोटेंशियल और सोलर पोटेंशियल विच वी जनरली हैव। मतलब 4-5 महीने तक जो कि बहुत ही अच्छी खासी रोशनी हमारे कंट्री में होती है सूरज की, और उसके अलावा भी आई मीन ईयर अराउंड तो रोशनी होती है, पर 4-5 महीने जो गर्मी का वक्त होता है उस समय हीट की जो पोटेंशियल होती है और जो हीट का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो उस समय बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट, जो सोलर पैनल्स है दे कैन ऑल्सो बी इल्यूमिनेटेड वेल। सो ये सब कुछ पोटेंशियल समझने के बाद इंडियन गवर्नमेंट इज नाउ फोकसिंग मोर एंड मोर ऑन सोलर पावर जनरेशन, क्योंकि हमारी जो टारगेट है ऑफ अराउंड 500 गीगावाट बाय 2030 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सो उसमें सबसे बड़ा जो चंक है ऑलमोस्ट 40-45% का जो चंक आता है वो सोलर पोटेंशियल से आता है। तो सोलर पोटेंशियल में बहुत ज्यादा हमारा कंट्री फोकस कर रहा है। उसमें नए नए डीजी साहब अपॉइंट हुए हैं जो कि 3rd डीजी हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ठीक है, डीजी साहब का नाम है आशीष खन्ना। ये है आशीष खन्ना साहब, इन्होंने अभी अभी पदभार ग्रहण किया है डीजी आईएसए का। आई मीन नवंबर में इन्होंने पदभार ग्रहण किया और अजय माथुर को इन्होंने रिप्लेस किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आईएसए के बारे में देख लेते हैं। नवंबर 30, 2015 के टाइम पे इसकी लॉन्चिंग हुई थी यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP21 के अंतर्गत पेरिस में। दैट इज पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे हम लोगों ने आईएसए लॉन्च करी थी, पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे, याद रखना है 2015 में। ठीक है, फाउंडर इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के फ्रैंकोइस होलांडे, ये दोनों मिलकर वहां पे क्या कहते हैं इसे फाउंड किए थे। गुरुग्राम इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। एक बहुत ही ग्रेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी हेडक्वार्टर हमारे खुद के कंट्री में गुरुग्राम इंडिया में है। ठीक है, वहां पे जो भी सोलर एनर्जी है सनशाइन रिच कंट्रीज में उसको प्रमोट करना, उसको स्कोर करके उसको एक अच्छे खासे सोलर पोटेंशियल में चेंज करना इस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। फिर क्या है कि 121 सोलर रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं और अभी सारे के सारे यूएन मेंबर्स को ओपन कर दिया गया है। जो अमेरिका है वो 101st मेंबर बना था। रिसेंट एक और न्यूज है कि यूएसए वाज 101st मेंबर ऑफ आईएसए। अब कुछ स्कीम है, ओसो वोक कहते हैं इसे, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, एम टू क्रिएट अ ग्लोबल सोलर एनर्जी ग्रिड कनेक्टिंग 140 कंट्रीज। मतलब 140 कंट्रीज के सारे कंट्रीज का ग्रिड बनाना। आई मीन एक सन है और एक वर्ल्ड है तो एक ग्रिड भी होनी चाहिए। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने का 140 प्लस ट्रॉपिकल कंट्रीज को कनेक्ट करने की ये प्रोग्राम है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर स्टार सी, एक और इसकी प्रोग्राम है जो कि बिल्ड करती है सोलर एनर्जी कैपेसिटी को मेंबर कंट्रीज में। आई मीन जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वहां पे स्टार सी प्रोग्राम के अंतर्गत सोलर कैपेसिटी को बिल्ड करने की बात की जा रही है। ठीक है, देन वी हैव आईएसए सोलर फाइनेंस फैसिलिटी। यहाँ पे जो भी ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास सोलर पोटेंशियल को डेवलप करने के लिए पैसे नहीं है या फिर फाइनेंसेस नहीं है, उसको फाइनेंस दी जाएगी। ये हमने आईएसए के बारे में पढ़ लिया और क्या क्या आई मीन इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम अवार्ड्स एंड ऑनर देखने के पहले एक बार क्विक रिकैप करते हैं किन के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले तो अगर आपको रिवाइज करनी है तो आप सोचिए कि हमने अभी क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा कि संजीव खन्ना साहब सीजीआई बने थे। उसके बाद प्रेजेंट सीजीआई कौन है, बीआर गवई साहब है। वो पहले बुद्धिस्ट सीजीआई हैं हमारे कंट्री के। और फिर हम लोगों ने क्या देखा कि के संजय मूर्ति साहब नए सीएजी अपॉइंट हो चुके हैं। क्या क्या आर्टिकल्स रिलेटेड है सीएजी से वो देख लिया हम लोगों ने। फिर आशीष खन्ना साहब जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 3rd डीजी बने हैं। इन्होंने अजय माथुर साहब को रिप्लेस किया है।
तो ये हमारा रिकैप कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। ठीक है, देखिए डॉक्टर बसंत गोयल को यूएन ग्लोबल एक्सेलेंस अवार्ड मिला है, ठीक है, दुबई में, alongside an honorary doctorate for his contribution to health care and philanthropy. Recognized for his COVID-19 humanitarian efforts, he set a Guinness World Record for the most blood donation in a single camp and awarded Blood Man of India. तो अब आपको इनका नाम याद रखना है, that is Basant Goyal was awarded the title of Blood Man of India because he worked a lot and he contributed a lot during COVID-19 issue in our country. ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि डॉक्टर बसंत गोयल साहब को यूएन ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिली है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ब्लड डोनेशन ड्यूरिंग कोविड-19 इशू इन आवर कंट्री। ठीक है, अब 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड इफ्फी इंडिया का, इसके हम लोग सारे के सारे अवार्ड्स देख लेते हैं। बहुत ज्यादा सीएपीएफ के नजरिए से तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इफ्फी तो उतना पूछता नहीं है सीएपीएफ, बट स्टिल वी कैन टॉक अबाउट दीज फिल्म्स एंड दीज डायरेक्टर्स सो दैट हमें और भी जो भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं सब में हेल्प हो सके। ठीक है, आगे देखते हैं। वेन्यू श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम गोवा में हुआ था, यानी इफ्फी इस बार गोवा में हुई है, ये सबको याद होनी चाहिए। गोवा का स्टेट कैपिटल क्या है सबको ही बताएगा, और वहां के सीएम कौन है अभी। थीम यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज नाउ, थीम है। गोल्डन पिकॉक यानी बेस्ट फिल्म किसको मिली है, टॉक्सिक। बेस्ट एक्ट्रेस वेस्टा मतुलियते एंड ईवा रुपिकाइट, ये भी टॉक्सिक के लिए मिला हुआ है। बेस्ट एक्टर क्लेमेंट फेव्यू, होली काउ के लिए मिला है इनको। बेस्ट डायरेक्टर बोगदान मुरेसानू, द न्यू ईयर दैट नेवर केम। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिली है लुइस कॉर्विजियर को होली काउ के लिए। स्पेशल मेंशन बेस्ट एक्टर मेल एडम बेसा, Why Do I Belong To। बेस्ट वेब सीरीज मिली है लंपन मराठी लैंग्वेज को। एंड बेस्ट डेब्यू फॉर फीचर फिल्म डायरेक्टर सारा फ्राइडलैंड फॉर फैमिलियर टच। पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, एक्टर विक्रांत मैसी को फॉर 12th फेल के लिए। ठीक है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर अवार्ड मिली है नवजोत बांदीवेडकर को घरट गणपति मराठी फिल्म के लिए। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिली है ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर फिलिप नॉइस को। ठीक है, तो अब कैसे याद रखेंगे, फिलिप नॉइस को मिली है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और जो हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा एक्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है या स्टार ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, वो मिला है विक्रांत मैसी को फॉर 12th फेल। ठीक है, आगे देखिए। अब एक ऑर्गेनाइजेशन नई बनी है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज। अब इंडिया से जो भी अमेरिका में चले जाने वाले लोग हैं या इंडिया से माइग्रेंट लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं, वो लोग तो वहां पे हमेशा से माइनॉरिटी ही रहेंगे ना, बिकॉज दैट लैंड इज एन अमेरिकन लैंड, और हम लोग वहां पे एज ए माइग्रेंट गए हैं। तो हम माइग्रेंट जो लोग जाते हैं फॉर देयर जॉब पर्पसेस, तो वो वहां पे माइनॉरिटी हो जाते हैं। तो वहां के लोगों ने एक ग्रुप बनाई है एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटी एट एन इवेंट इन मैरीलैंड यूएसए। मैरीलैंड यूएसए में उन लोगों ने एक इवेंट में मोदी जी को एक अवार्ड दिया। अवार्ड का नाम है ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट, और इसको और नाम से जानते हैं, उसका नाम है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन एब्सेंशिया। ठीक है, ये अवार्ड है, कंप्लीट नेम है, जो कि मोदी जी को दी गई है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें जानना कुछ। देखिए, डैनियल बेरेनबॉइम और अली अब्बू अवध को इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिली है। इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या है, एक्चुअली हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके नाम पे ये अवार्ड शुरू की गई फॉर द पीस ऑफ द कम्युनिटी। जो भी इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है उसको हर साल ये अवार्ड दी जाती है। ठीक है, 2023 के लिए अवार्ड दी गई 2024 में। ठीक है, बेरेनबॉइम एक रिनाउंड पियानिस्ट हैं और कंडक्टर एंड अवार्ड एक पीस एक्टिविस्ट हैं जो कि इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इन फॉस्टरिंग हार्मनी इन मिडिल ईस्ट। ये अली अब्बू अवध साहब हैं और ये डैनियल बेरेनबॉइम हैं। ठीक है,
ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज की ये प्लाक है जो मिलती है, या शील्ड इसे कह सकते हैं आप। ये अवार्ड दी जाती है, वर्चुअली दी जाती है इंदिरा गांधी के बर्थ एनिवर्सरी पे, विद जस्टिस टी.एस. ठाकुर हेडिंग द ज्यूरी। जो जस्टिस टी.एस. ठाकुर है उन्होंने मिलके एक ज्यूरी को हेड किया था और ये अवार्ड दी गई थी। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि ये अवार्ड इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप CSE 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो यूपीएससी ने पूछा है कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज की ज्यूरी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, तो उसमें आंसर ये हो जाता कि आप प्रेसिडेंट को एलिमिनेट कर देंगे, फिर जो भी लोग बचते हैं वो पीस प्राइज में ज्यूरी के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, सो आप उस क्वेश्चन को रिविजिट कीजिए और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये मिलती है 3 कैटेगरीज में, पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। अब देखिए 3 चीजें हैं, 3 कैटेगरीज है जिसमें ये अवार्ड मिलती है। पहला पीस के लिए, दूसरा डिसआर्मामेंट के लिए और तीसरा डेवलपमेंट के लिए। अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, पीस के कार्य करते हैं, या डिसआर्मामेंट फॉर रिड्यूसिंग द आर्म्स इन अ कंट्री, सो या एम्यूनिशन को आप कम करते हैं, तो आपको इन तीनों कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में मिल सकती है ये प्राइज। ठीक है, अब देखिए 1986 से में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, उस समय से हर बार दिया जा रहा है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिल चुकी है। इसमें मॉनेटरी अवार्ड होती है 25 लाख रुपए की, एक साइटेशन के साथ साथ और एक शील्ड के साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, कौन कौन से अवार्ड्स हमने पढ़े। ठीक है, हमने इफ्फी के अवार्ड पढ़े, हमने इंदिरा गांधी के पीस प्राइज के अवार्ड पढ़े, मोदी जी को जो अवार्ड मिला था आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटी को। उसके अलावा हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो हमारे गोयल साहब है, ठीक है, वसंत गोयल साहब, इनको अवार्ड मिली है फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, ब्लड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं इन्हें। अब आएंगे हम स्पोर्ट्स देखते हैं। क्या हुआ कि गवर्नर्स कप खेली गई। ठीक है, गवर्नर्स कप क्या होती है, एक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गवर्नर्स कप जीता है। और ये गवर्नर्स गोल्ड कप है क्या, एक्चुअली में जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे गवर्नर्स फुटबॉल कप खेली जाती है और बहुत सारे लोकल टीम्स, लोकल स्टेट टीम्स वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बार नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब चैंपियन बना है 40th ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का, जो कि पालजोर स्टेडियम गैंगटॉक में होस्ट की गई थी। लगभग 16 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और 4 इंटरनेशनल क्लब्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, फ्रॉम नेपाल, भूटान, दुबई एंड मलेशिया। ये फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ द कंट्री ऑर्गेनाइज किया जाता है भाई सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा, यानी कि जो गवर्नर्स फुटबॉल क्लब है, फुटबॉल कप जो है, ये सिक्किम के फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा अनाउंस किया जाता है या कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, अब बिहार जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होस्ट करेगा, ऐसा नवंबर का न्यूज था, पर हम आज पढ़ रहे हैं इसे जून में, एंड दिस शोज दैट ये इवेंट तो अब तक हो चुकी होगी। ठीक है, आइए थोड़ी सी चीजें इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें हुई हैं। अप्रैल 2025 में ये बिहार में ये इवेंट हुई है और विकसित भारत का जो एम है उसको उसके पार्ट के तौर पे ये हुई है। और 38 खेलो इंडिया सेंटर और एक स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है टू सपोर्ट ग्रास रूट एथलीट इन बिहार। अब ये देखिए जो सिम्हा है, गज सिम्हा, वो यहाँ पे उसका मैस्कॉट अनाउंस किया गया था, जिसे नीतीश कुमार साहब लेके खड़े हैं। आगे थोड़ी इसको डिटेल में ऐसे पढ़ते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट वाइज पढ़ के फिर समझाता हूं। बिहार विल होस्ट द 7th एडिशन, यानी ये 7th एडिशन था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 फ्रॉम 4th to 15th May. The games will be organized at various cities including Patna, Gaya, Rajgir, Begusrai and Bhagalpur. Chief Minister Nitish Kumar and Union Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia unveiled the mascot and logo of Khelo India Youth Games at a function organized at CM Secretariat in Patna on Monday. अब mascot क्या अनाउंस किया गया, गज सिम्हा, which symbolizes the power of elephant and heart of lion. ठीक है, और the mascot has been derived from the archival heritage of Pala dynasty.
पाला डायनेस्टी जो है वो ईस्टर्न इंडिया में राज करता है ड्यूरिंग 7th and 8th century. I mean 8th and 9th century, sorry. From Nalanda and Bodh Gaya, engraved on temple and their pillars. लोगो भी कल्चरल हेरिटेज ऑफ बिहार से इंस्पायर्ड था. ऑरेंज कलर का है और इंथुजियाज्म और नेचर को डिपिक्ट करता है. बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी BSSA रविंद्र शंकरन ने कहा कि लगभग 8500 प्लेयर्स विल पार्टिसिपेट इन डिफरेंट इवेंट्स और 27 डिसिप्लिन के गेम्स होंगे यहाँ पे, हो चुके हैं. बाकी अब आपको ये बताना है कि बिहार खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक किसने जीता, किस इंडिविजुअल इंसान ने और किस टीम ने, यानी किस स्टेट ने जीता है. ठीक है. अब देखिए मैग्नस कार्लसन. अब क्या हुआ है कि चेस इन दिनों काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोर रहा है बिकॉज ऑफ दिस गाय. ये इंसान एकदम बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही स्विफ्ट प्लेयर है चेस का, और इसके पास बहुत ही खतरनाक एबिलिटीज है. ये बचपन से ही चाइल्ड प्रोडिजी रहा है इन चेस स्पेशली, और हमारे कंट्री में भी चेस के जो रणबांकुरे हैं वो कम तो नहीं है भाई साहब. और इतने सारे अच्छे बच्चे जो हैं, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे. इवन अगर आप आगे देखोगे तो एक अनीश सरकार नाम का एक लड़का है, 3 साल का बच्चा, और सबसे कम उम्र में वो बच्चा रैंक्ड प्लेयर है और वो उसको एलो रैंकिंग मिली हुई है. जो चेस की जो रैंकिंग होती है उसको एलो रैंकिंग कहते हैं. और ये मैग्नस कार्लसन जो टाटा ने इस चीज को भुनाने की कोशिश की. इस पॉपुलैरिटी को टाटा सोचा कि इंडिया में क्यों ना लेके आए, तो टाटा ने एक इवेंट कराई, टाटा स्टील चेस ब्लिज. ठीक है. इसमें ब्लिज क्या है, इसमें फास्ट चेस खेलना होता है. ब्लिज मीन्स आप टाइम बाउंड मैनर में खेलते हैं. ठीक है. बहुत ही तेजी से गेम को खेलते हैं. सो मैग्नस कार्लसन ने इनॉग्रल टाटा स्टील चेस ब्लिज को जीत लिया है. ठीक है. और अभी अगर आप बहुत ज्यादा चेस को फॉलो कर रहे होंगे या चेस बेस इंडिया चैनल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिसेंटली another world champion from our country, D. Gukesh, has just defeated Magnus Carlsen. और Magnus Carlsen was quite frustrated. मतलब उन्होंने इतनी जोर से उस चेस बेस के बोर्ड को हिट किया और इतनी फ्रस्ट्रेटेड वे में वो वहां से निकले आफ्टर गेटिंग डिफीटेड बाय डी गुकेश. सो दिस इज एन एग्जाम्पल दैट आवर कंट्री हैज अमेजिंग टैलेंट इन केस ऑफ चेस. अगर आपको याद हो तो विश्वनाथन आनंद से बेहतर तो आज भी कोई नहीं खेलता है. ठीक है. आगे देखते हैं. हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा जीत गया है ओवर हरियाणा. दैट इज ओडिशा हैज वन ओवर हरियाणा. ठीक है. जो 14th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप थी उसे ओडिशा ने जीत लिया. इससे ज्यादा इस न्यूज में कुछ है नहीं. ठीक है. अब जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है वो यूएई में खेला जाएगा. लाहौर एंड मुल्तान पाकिस्तान में खेली जाएगी. मैं इसे यूएई बोल रहा हूँ. लाहौर एंड मुल्तान एंड पाकिस्तान में ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप खेली गई. यानी क्रिकेट ने उन बेचारे जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें भी आंखें देने की कोशिश करी है और क्रिकेट T20 ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप खेली जाएगी इन लाहौर एंड मुल्तान पाकिस्तान में. ठीक है. ये नवंबर में खेली जा चुकी है ऑलरेडी. नवंबर से दिसंबर तक खेली जा चुकी है. इंडिया जो कि 3 टाइम का चैंपियन है, यानी इंडिया ने यहाँ भी लोगों को पीट रखी है भाई साहब. हमारे यहाँ के इतने टैलेंटेड लोग हैं जो अपनी आंखों को खो देने के बावजूद भी हमारे देश को इतनी गौरवान्वित करते हैं कि ये 3 बार हमारी कंट्री इससे जीत चुकी है और फिर से हम चाहेंगे कि अपनी स्ट्रीक को बढ़ाएं. वर्ल्ड फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर टू बी एस्टैब्लिश्ड इन लेह. ठीक है. देखिए अब यहां पे आप देखेंगे कि हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स. अब देखिए हमेशा से हाई एल्टीट्यूड पे सारी चीजें क्यों लगाने की कोशिश की जाती है, हाई एल्टीट्यूड पे क्यों हमेशा से ऐसा बोला जाता है कि कोई भी गेम खेलो हाई एल्टीट्यूड पे खेलो, बिकॉज इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ. वो आपको ना एक्स्ट्रा के लिए ट्रेन करता है, वो आपको ट्रेन करता है सो दैट यू हैव गॉट some sort of extra edge over the normal athlete जो कि प्लेन में ट्रेनिंग कर रहे हैं. हाई ऑल्टीट्यूड में जब आप ट्रेन करते हैं तो यू बर्न मोर. आप बहुत जल्दी बर्न कर पाते हैं सारे
कैलोरीज को और बेटर ट्रेन कर पाते हैं, खुद की ड्यूरेबिलिटी और इंड्योरेंस बढ़ा पाते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो लेह में जो है वो हमारे देश का पहला हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाई जाएगी। अब देखिए मैं इन्हीं की बात कर रहा था, ये छोटा सा बच्चा, ये क्यूट सा अनीश सरकार, ये यंगेस्ट किड बन चुका है हु इज नाउ अ रैंक्ड वन। इसको एक रेटेड एलो रेटिंग मिली हुई है, मतलब ये यंगेस्ट बच्चा है, ये क्यूट सा बालक जिसको एलो रेटिंग मिली हुई है। एलो बोलते हैं इसको, ELO रेटिंग। यानी अगर मैग्नस कार्लसन हमारे कंट्री के एक बाहर के वर्ल्ड के वो एक चाइल्ड प्रोडिजी हैं, तो हमारे कंट्री के भी अनीश सरकार साहब हैं, जो कि प्रोबेबली इन कमिंग 20 ईयर्स ये भी उतनी ही खूबसूरत तरीके से चेस खेल पाएंगे। अब देखिए सैयद मोदी टूर्नामेंट जो है वो लखनऊ में होस्ट हुई थी, ठीक है, 2024 में। लक्ष्य सेन, ए पेरिस 2024 ओलंपिक सेमीफाइनलिस्ट, इज द टॉप रैंक्ड इंडियन इन द मेन सिंगल। मेन सिंगल में खेलने वाले लक्ष्य सेन है, ये है लक्ष्य सेन साहब, ठीक है। ये बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट डुओ सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इससे खेलने से मना कर दिया था, ठीक है। अब हम इसके बाद देखेंगे डिफेंस। थोड़ी सी ये रिवाइज कर लेते हैं कि जो मेन का जो सीनियर नेशनल हॉकी है वो ओडिशा ने जीता है हरियाणा को हरा के। अनीश सरकार सबसे छोटा एलो रेटिंग वाला इंसान है। और टाटा चेस ब्लिज को किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और रिकैप करा दूं। सबसे ऊंचा जो हमारा हाई ऑल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर बनेगा वो लेह में बनेगा। ब्लाइंड जो T20 होगी जिसमें इंडिया 3 बार जीत चुका है, ये लाहौर और मुल्तान में खेली जाएगी। फिर हमारे पास है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में गज सिम्मा बिहार में इवेंट में वो वहां का मैस्कॉट है, ठीक है। आगे देखते हैं डिफेंस की अब न्यूज देखेंगे हम। अब देखिए टग भीष्म और बाहुबली करके दो टग 25T बोलार्ड पुल टग इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में। 6 टग जो कि टीटागढ़ रेल सिस्टम कोलकाता से कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे, उसमें से 2 टग दे दिए गए। अभी ये दिख रहे हैं कि आप ये टग है। अब बार बार मैं आपको टग टग बोल रहा हूं, व्हाट इज दिस टग? टग भी एक तरीके का छोटा सा जहाज होता है, बट इट इज क्वाइट पावरफुल। ये बड़े बड़े जहाजों को जब आपको शोर से पानी में लेके जाना होता है या फिर आपको किनारे से गहरे पानी में उतारना होता है, तो आप इस टग बोट के सहारे उसे धक्का देके उतारते हैं। सो दीज बोट्स, आई मीन भीष्म एंड बाहुबली बोट्स, ये बहुत ही पावरफुल टग बोट्स हैं जो कि धक्का देके किसी भी छोटे या बड़े जहाज को बीच मझधार में उतार सकते हैं। और उनकी जो एफिशिएंसी है, आई मीन बहुत सारे जहाज जो कि पानी में अगर हैं और वो अगर बहुत बड़े जहाज है वो शोर पे आ चुके हैं, तो उनको वापस पानी में ले जाने के लिए हमें बहुत ताकत चाहिए होता है या एनर्जी, बहुत ज़्यादा इंजन को वर्क करना पड़ता है उस बड़े जहाज के। सो दीज टग बोट्स कुड बी बेनिफिशियल थिंग। और ये टीटागढ़ रेल सिस्टम के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं। 6 टग बोट्स हमने मंगाए हैं जिसमें से 2 आ चुके, तो ये उन्हें हेल्प करेंगे धक्का देके मझधार में ले जाने के लिए, सो दैट उनकी इनिशियल फ्यूल बर्निंग बच जाए और वो काफी एफिशिएंटली अपनी यात्रा को कर पाए, ठीक है। 1 मिनट आगे देखते हैं। इंडिया ने एकलव्य ऑनलाइन ट्रेनिंग इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और उनकी जो रेगुलर जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। सो क्या है कि बिसाग एन जो कि उसने आर्मी डेटा नेटवर्क पे ये प्लेटफॉर्म होस्ट किया है, जिसमें 17 कैटेगरी के ए ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स हैं। एकलव्य इंक्लूड करता है प्रिपरेटरी कोर्सेज एंड अलाउज ऑफिसर्स टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन कोर्सेज इंडिपेंडेंटली। अब देखिए इतने बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे लिस्ट किए गए हैं। बिसाग एन ने इस प्लेटफॉर्म को बनाया है। बिसाग एन की आपको फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। जरूर से जरूर कमेंट में बिसाग एन की फुल फॉर्म लिखें। मैं आपको यहाँ पे उसका शॉर्टकट दिखा देता हूं, पर आपको उसका फुल फॉर्म जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है, सो दैट आप भी इंटरेक्टिवली इस क्लास में इन्वॉल्व हों,
ठीक है, दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। सो बिसाग एन ने एक प्लेटफॉर्म होस्ट करी है आर्मी डेटा नेटवर्क पे जिसका नाम है एकलव्य, और इसमें बहुत सारे प्रिपरेटरी कोर्सेज और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस की जानकारी लिए जा सकते हैं आर्मी ऑफिसर्स के द्वारा, और वो उसके अलावा वो लर्न कर सकते हैं नए नए टेक्नोलॉजीज के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इंडिया ने लॉन्च किया है सबमरीन बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल K4। बैलिस्टिक मिसाइल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एटमॉस्फेयर से बाहर जाने वाला एक मिसाइल है। ठीक है, सो ये जो K4 मिसाइल है 3500 किलोमीटर का इसका रेंज है, 20 टन से मिसाइल का वजन है, वॉरहेड 1 टन का लेके जा सकता है, 10 मीटर की लेंथ है। इसकी 2011 तक पहली टेस्ट हो गई थी, 2017 में इंडक्शन से पहले इसकी और टेस्ट करने की जरूरत थी, तो अब हम लोगों ने टेस्ट करके इंडक्ट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारे एक्सरसाइजेस हुए थे नवंबर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पढ़ना कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई है। सो थोड़ा सा इसका एक ओवरव्यू लेते हैं, कहां पे कौन कौन से एक्सरसाइजेस हुई हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र में नवंबर 28 से 30 के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई, अग्नि वॉरियर। ठीक है, ये होने के बाद एक ग्रुप फोटो अक्सर एक इवेंट के बाद होती है, ये वो वही फोटो है। ठीक है, इसमें इंडिया और सिंगापुर के बीच में बहुत सारे जो बेस्ट आर्टिलरी प्रैक्टिसेस हैं उसको एक्सचेंज किया गया इंडियन आर्मी और सिंगापुर आर्म फोर्सेस के बीच, यानी एक आर्मी एक्सरसाइज है जो कि दोनों फोर्सेस के बीच में होती है, और ये 6 इंडिया सिंगापुर डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग के बाद हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है पहला ऑल वुमेन CISF बटालियन। तो बिकॉज 2021 में क्या हुआ कि एनडीए में महिलाओं की भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि अब महिलाओं की भी भर्ती हो सकती है एनडीए में। उसके बाद से बहुत सारे फोर्सेस महिलाओं को या गर्ल्स को इंडक्ट करने की अपने अपने रेगुलेशंस लाने शुरू किए, और उन्हें उनकी ट्रेनिंग के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज बनाना शुरू किया। ठीक है, तो उसी सिलसिले में जो CISF है एक ऑल वुमेन बटालियन रेज करेगा, ऐसी एक न्यूज आई है नवंबर में। नेक्स्ट देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज करी है रिसेंटली, 3rd एडिशन हुआ है इसका, और एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, फॉरेन ट्रेनिंग रोड पुणे महाराष्ट्र में ये हुई है। ठीक है, डोगरा रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और 14 पर्सनल फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करी है। पूर्वी प्रहार एक 10 दिनों की ट्राई सर्विसेज मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि शुरू हुई नवंबर 8 को अरुणाचल प्रदेश में, फोकस करता है इनहांसिंग सिनर्जी बिटवीन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अगर आप देखेंगे तो कितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज, जो कि हमें हेल्प करता है ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन मेन 3 फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री। बात क्या हो जाती है कि जैसा एक ऑपरेशन सिंदूर हमने किया उस समय की अगर आप एग्जांपल देखें तो कितनी मतलब जबरदस्त सिनर्जी थी हमारे तीनों आर्मियों के, आई मीन तीनों फोर्सेस के बीच में। द ट्राई फोर्सेस जो हम बोलते हैं, इन तीनों के बीच में क्या खूबसूरत सी सिनर्जी हमें देखने को मिली, जो अगर आप देखेंगे वो प्रेस रिलीज भी देखिए तो जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख बैठते थे या DGMOs बैठते थे और बैठ के हमें प्रेस ब्रीफिंग दिया करते थे, डी ब्रीफिंग करते थे। कितनी खूबसूरत वो सिनर्जी देखी गई। तो इन सारी चीजों के लिए ना हम लोग अक्सर एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो ये पूर्वी प्रहार वैसा ही एक एग्जाम्पल है जहाँ पे जो तीनों सेनाओं के जो मिलिट्री और मतलब आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इन तीनों के जो सिनर्जी को विकसित करने के लिए ऐसे एक्सरसाइज करे जाते हैं। और ये पूर्वी प्रहार अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई थी, जिसमें बहुत सारे रफायल, MKI UAVs और हेलीकॉप्टर्स को और LCH को यूज किया गया। अब देखिए, जैसा कि UPSC CAPF 2025 अगले 2 महीने में आपके सामने आने वाला है, और आज से ठीक 2 महीने बाद आपके सामने आएगा, और स्टडी फंडा आपके लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ रहा। उसी कड़ी में, उसी जोश के साथ हम लोग पेश करते हैं संकल्प टेस्ट सीरीज, जिसमें
8 टेस्ट हैं। पहली टेस्ट 8 जून को होगी, दूसरी 15 जून, फिर 22 जून, 29 जून, 6 जुलाई, 13 जुलाई, 20 जुलाई, 27 जुलाई। ठीक है, एंड दिस इज एन अनाउंसमेंट कि ये टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं, डिफरेंट प्राइसेस हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए आप देख सकते हैं, और इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के टेस्ट मिलेंगे। बहुत सारे बच्चे पेपर 1 पे बहुत ही एक्सट्रीम फोकस करते हैं, पर पेपर 2 उनका राइटिंग एबिलिटी है ही नहीं। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हमारे जो करते ही नहीं उस चीज को। इसलिए आपको इस टेस्ट सीरीज में जरूर से जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस है ना लिखने की और इवन एमसीक्यू सॉल्व करने की, दोनों बराबर तरीके से चलती रहे। उसमें सबसे पहला जो हमने इवेंट कराया वो था ऑल इंडिया ओपन मॉक। ऑल इंडिया ओपन मॉक ऑन 1 जून। काफी अच्छी रिस्पॉन्स रही, बहुत सारे बच्चे आए थे, और अब देख सकते हैं ये पिक्चर्स है हमारे, बहुत सारे बच्चे आए थे जो आके वहां पे टेस्ट दिए, और बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा। हम लोगों ने वहां पे डिस्कशन भी किया ऑन द स्पॉट, और खासकर पेपर 2 के बाद हम लोगों ने कंटेंट बिल्डिंग की भी बातें करी बच्चों से बैठ के। जो भी बच्चे यहाँ आए थे आप उनसे पूछ सकते हैं, आपके दोस्त साथी जरूर आए होंगे, और आशा है कि आप इस टेस्ट सीरीज में इन्वॉल्व करके अपने तैयारी को और नया आयाम देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडियन आर्मी ने 550 असमी मशीन पिस्टल्स इंडक्ट किए हैं नॉर्दर्न कमांड में। ये है असमी मशीन पिस्टल्स। ये बहुत ही लाइट वेट पिस्टल्स हैं, बहुत ही इजीली यूजेबल हैं, और बहुत ही इजीली डिसइंटीग्रेट भी हो जाते हैं, इंटीग्रेट भी हो जाते हैं। ठीक है, सो इसको बिकॉज इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड, तो इसको यूज किया जाएगा हमारे आर्मी में, स्पेशली इन नॉर्दर्न कमांड। तो वहां पे 550 राइफल्स ऐसे मंगाए गए हैं, आई मीन पिस्टल्स मंगाए गए हैं। अब देखिए क्या है, महासागर, इंडियन नेवी चीफ ने इंटरैक्ट किया ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी विद डिफरेंट काउंटर पार्ट्स। 3rd महासागर वर्चुअल इंटरैक्शन हुई है विद मैरीटाइम लीडर्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, थीम क्या था? ट्रेनिंग कोऑपरेशन टू मिटिगेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी, 14 चैलेंजेस इन इंटरनेशनल इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव कहां के आए थे? बांग्लादेश, कीनिया, मालदीव्स, मॉरिशस, और छोटे छोटे जो भी और भी लिटोरल रीजन्स हैं वहां के। ठीक है, महासागर का ये फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी होगी। इंडिया और वियतनाम ने 5th एडिशन विनबैक्स एक्सरसाइज स्टार्ट करी इन अंबाला इन 2024 के नवंबर में हुई एक्सरसाइज। अंबाला हरियाणा में हुई। वहां के पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों की आर्मी और एयर फोर्सेस एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वहां की एग्जांपल पिक्चर है, जो ग्रुप पिक्चर ली गई थी। इंडियन आर्मी के 47 पर्सनल और कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में पार्टिसिपेट किए हैं। इंडियन आर्मी की 9th इंडोनेशिया एंड इंडिया जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 हुई। ठीक है, 25 पर्सनल फ्रॉम पैराशूट रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल फोर्सेस के, और बहुत सारे वेपन्स और टैक्टिक्स पे बातचीत होती है विद इंडोनेशियन काउंटर पार्ट्स। ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारी चीजों को देखेंगे, उसके पहले थोड़ा रिवाइज करते हैं। विनबैक्स इंडिया और वियतनाम के बीच की एक्सरसाइज थी, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्रा हिंद। ठीक है, और क्या एग्जांपल्स थे हमारे पास? गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, महासागर एक डायलॉग हुई है इंडियन ओशन रीजन में। 3rd असमी पिस्टल्स 550 लिए गए हैं। ये आपको जो हमारी पूर्वी प्रहार एक्सरसाइज है, ये ट्रिपल फोर्सेस जो हमारी यूनिट है तीनों फोर्सेस की, उनकी यूनिट ने यहाँ पे एक्सरसाइज करी अरुणाचल प्रदेश में। ऑस्ट्रा हिंद पुणे में हुआ था, और सीआईएसएफ एक नई बटालियन बेस करेगा। फायरिंग रेंज महाराष्ट्र देवलाली फायरिंग रेंज में इंडिया सिंगापुर की अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रिवीजन भी हमने कर लिया। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे पहले कि आईआईटी कानपुर ने एक अनालक्ष्य करके स्टील्स टेक्नोलॉजी बनाई है। स्टील्स टेक्नोलॉजी क्या इतनी इंपॉर्टेंस है कि सबको ये स्टील्स टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है? स्टील्स टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत हम जहाज पे या फिर फाइटर जेट्स पे उसको इस तरीके से उसको यूज करते हैं स्टैक को, सो दैट हम दुश्मन के रडार पे आए ही ना, और इतनी तेजी से उसे चकमा देके उसके सारे ठिकानों को निस्तनाबूद करके निकल जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं।
हमारा जो शुक्रयान का मिशन है वो अप्रूव हो चुका है। कितनी खूबसूरत सी बात है कि अब हम वीनस तक जाएंगे। हम कहते हैं ना कि जो अर्थ है और वीनस है वो लगभग एक तरीके के प्लैनेट्स हैं, तो हम अब वीनस पे जाने की सोच रहे हैं और हमारा कंट्री इसमें एक अग्रणी होगा। तो हमारी जो वीनस ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मिशन शुक्रयान है जो कि 2028 में लॉन्च होगी वो अप्रूव हो चुकी है। नीलेश देसाई जो कि डायरेक्टर है इसरो के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी। और चंद्रयान 4 मिशन भी मून के साउथ पोल पे जाएगा एक बड़े रोवर के साथ साथ इन कोलैबोरेशन विद जापान। 2030 में ये लॉन्च होगी। ठीक है, यही दो छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस थे। आगे देखिए, यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन प्रोबा 3, उसकी प्रोबा 3 में जो मिशन है वो सन को स्टडी करने के लिए जा चुकी है और इसरो ने उसके साथ मिलकर लॉन्च किया था प्रोबा 3 मिशन को। PSLV 50 रॉकेट के ऊपर बैठ के ये प्रोबा 3 मिशन दिसंबर 4, 2024 को आकाश में गई है। आगे देखिए, स्पेसएक्स ने भारत के GSAT 20 को लॉन्च किया क्योंकि हमारी जो अभी कैपेसिटी है LVM की, हालांकि इतनी बड़ी कैपेसिटी उसकी भी है कि वो इतनी ज्यादा लोड लेके जा सकता है, पर इसरो की 4700 kg की जो सैटेलाइट थी GSAT 20, इसको हम लोगों ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 जो कि बहुत ही पावरफुल रॉकेट है उसको यूज करके लॉन्च करा है। ठीक है, और ये इसकी 14 साल की ऑपरेशनल लाइफ है। और क्योंकि एक LVM-3 जो है ना हमारे कंट्री का, वो बहुत ही पावरफुल मिसाइल लॉन्चर है, आई मीन सैटेलाइट लॉन्चर है। पर हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक प्राइवेट एंटिटी को हायर किया फॉर आवर गवर्नमेंटल पर्पसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अब सोच रहे हैं कि हम थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन की मतलब फुहार भी लेके आए हमारे स्पेस सेक्टर में। ये हमारा इंपॉर्टेंट एक नया नजरिया हो रहा है जिसके लिए इन स्पेस और NSIL जैसे दो ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए गए हैं। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आपको कमेंट बॉक्स में से सर्च करके हमें बताना जरूर होगा, क्योंकि इन स्पेस और NSIL जैसी दो बहुत ही खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा फॉर प्राइवेट एंटिटी इवेंट्स टू बी कैरिड आउट इन स्पेस सेक्टर। इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डिफेंस स्पेस एजेंसी ने होस्ट किया अंतरिक्ष अभ्यास 2024। हो क्या रहा है कि हमारे स्पेस में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं। आई मीन बहुत सारे, अगर आप देखिए तो चलिए एक ऐसे आपको एग्जांपल दूं तो जो गगन या नाविक एक GPS की तरह सैटेलाइट है जो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियो लोकेशन का काम करके देता है। अगर ऐसे सैटेलाइट को कोई दूसरी कंट्री चाहे तो इसे वो तोड़ सकती है या इसे वो हरा सकती है, उसे वो बर्बाद कर सकती है। तो प्रोबेबली हमारी जो जियो लोकेशन की कैपेबिलिटी होगी वो थोड़ी देर के लिए हैम्पर हो सकती है ना। आई मीन बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट कुड बी लॉन्च फ्रॉम डिफरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन सेंटर जो जाके उस सैटेलाइट को तोड़ दे या खराब कर दे। तो ऐसे एसेट्स को बचाने के लिए सारी कंट्रियां अपने अपने एसेट्स को बचाने के लिए ऐसे एक्सरसाइजेस करते रहते हैं। तो हम लोगों ने अंतरिक्ष अभ्यास करके एक अभ्यास करी है जिसमें ट्राई सर्विसेज जो हमारे हैं उसके कमांड ने और जो स्पेस की हमारी स्पेस डिफेंस स्पेस एजेंसी है, इन दोनों ने मिलकर एक एक्सरसाइज करी है जिसमें इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया। और ये हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी इसरो और DRDO सबको मिला के एक्सरसाइज हुआ है जिसमें हम स्पेस में अपने सारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा, उसके ऊपर एक सिमुलेशन हुई होगी। आगे देखते हैं, IIT कानपुर ने IIT रोपड़ ने एक नी रिहैब डिवाइस बनाई है। अब मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस बनाई। अब देखिए क्या होता है ना, जब भी पैर टूट जाती है तो इस नी को रिहैब करने के लिए एक मैकेनिकल डिवाइस बनाई गई है बाय IIT रोपड़। इसमें आपको क्या होता है कि ऑटोमेटिकली ये आपके नी के मूवमेंट में हेल्प करता है और आपको हेल्प प्रदान करता है टू रीगेन योर वॉकिंग कैपेबिलिटी आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। ठीक है, अब क्या है कि इसरो ने लॉन्च किया है पहला एनालॉग स्पेस मिशन इन लद्दाख।
अब आप सोचेंगे व्हाट इज दिस एनालॉग स्पेस मिशन, अब लद्दाख में स्पेस मिशन लॉन्च हो रहा है, दिस इज काइंड ऑफ अ सरप्राइजिंग थिंग। अगर आप ऐसे सोचे तो आपको हंसी आएगी, क्योंकि ये है क्या, तो होता ये है कि एनालॉग स्पेस मिशन क्या है, जो भी कंडीशन स्पेस में होती है उसी कंडीशन को हमारे धरती पे क्रिएट करना, दिस इज एनालॉग स्पेस मिशन। ठीक है, आई मीन वहां पे वेटलेसनेस होगा, मून पे 1/6 वेट हो जाती है, ऐसी ऐसी चीजें अगर जो है, अगर ऐसा कंडीशन आपने विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपने क्रिएट कर दिया, सो दैट इज एनालॉग स्पेस एरिया। और अगर वैसा ही अगर आपने किसी धरती पे कर दिया, स्पेशली हमने लद्दाख को क्यों चुना, क्योंकि वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड और बहुत ही क्लियर स्काई के साथ वहां पे चीजें हैं, इसलिए हमने उस जगह को चुना। ठीक है, तो वैसा एनालॉग स्पेस मिशन हमारे इसरो ने तैयार किया है लेह लद्दाख में। ठीक है, उसका नाम रखा गया है हैब-1। देखिए इन्फ्लेटेबल हैबिटेट है। अब ये जो जगह देख रहे हैं ना, ये एक जैसे बलून है उसकी तरह ये फूल जाती है, और इसमें वो स्पेस की एनालॉगस सिस्टम क्रिएट हो जाती है, जहां पे आप स्पेस रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। ठीक है, अब सबको पता है कि केवल 2 महीने बच गए हैं CAPF 2025 में, और अगर आपने अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, दैट इज एन अमेजिंग थिंग, मोर देन अमेजिंग थिंग। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं और अगर आपने कहीं किसी और कोचिंग में भी पढ़ाई करी है, इट डज नॉट मैटर कि आप हमारी चीजों को खरीदें या पढ़े, पर बात ये कि अगर आपने कहीं और भी पढ़ाई करी और नोट्स बहुत ही अच्छे बनाए हैं, देन इट्स अमेजिंग, मोर देन अमेजिंग थिंग कि आपने उन सारी चीजों को तैयार कर रखा है। पर अगर आप अभी भी लैक कर रहे हैं और आपका सपना है असिस्टेंट कमांडेंट बनने का, तो आप स्टडी फंडा के क्रिस्प नोट्स उठा सकते हैं, हमसे परचेज कर सकते हैं। जस्ट 1,999 की इसकी प्राइसिंग है। आप इसके जो भी कूपन्स है फॉर डिस्काउंट, उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं नीचे दिए नंबर पे 8743905050। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और या फिर हमारे सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप बहुत ही क्रिस्प वे में, बहुत ही पतली पतली बुक्स हैं, बुकलेट्स हैं, 6 बुकलेट्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अक्सर CAPF ने पूछ रखा है और बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं। आप इसको यूज करके बहुत ही आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे पास एनवायरनमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं। India की major plantation sectors such as rubber and coffee have received a significant reprieve as EU Parliament has approved a proposal by the European Commission to delay the implementation of EU deforestation regulation। क्या है कि EU जो है, कभी भी अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स पहले जो इनिशिएटिव लेनी होती है वो यूरोपियन यूनियन ले लेता है। फ्लैग बेरर है, सारी इवेंट्स को पहले क्रिएट करता है, सारे डिक्लेरेशन को पहले क्रिएट करता है। किसी की टारगेट नेट न्यूट्रलिटी की 2070 है, लाइक आवर ओन कंट्री, वो 2040 45 तक या 50 तक होने की बात करता है। ठीक है, सो EU इज अ फ्लैग बेरर इन दिस केस, और उसकी अपनी डिफॉरेस्टेशन की एक नई रेगुलेशन आई हुई है, और उसमें अभी कंप्लायंस की डेडलाइन एक्सटेंड कर दी गई है। इसलिए हमारे कंट्री के कुछ प्लांटेशन सेक्टर्स हैं जैसे रबर और कॉफी, उनको हेल्प होगा कुछ दिनों तक। UAE ने लॉन्च किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस एंड COP29। COP29 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2029 बाकू अजरबैजान में इस बार हुआ था, और वहां पे यूनाइटेड अरब अमीरात ने अनवील किया है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस। ठीक है, इसमें डबल करना है ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी को हमारे कंट्री में, या जो भी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करेगा, सब्सटैंशियल रिडक्शन को सपोर्ट करेगा इन ग्लोबल कार्बन आउटपुट को कम करने का काम करेगा। जितने भी कार्बन एमिशन हो रहे हैं उसको आधा करना है, और जो ग्लोबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, उसको बढ़ाना है। लगभग UAE कंसेंसस के साथ ही अलाइन करता है, जो कि COP28 से निकली थी। देखिए COP28 जो है वो UAE में हुई थी, और COP29 अजरबैजान बाकू में हुई थी। ठीक है, तो ये 2 इवेंट्स हैं जो कि बहुत ही सीक्वेंस में हुई थी, और इसी कारण से UAE विद द सेम अलाइनमेंट और विद द सेम एसेंस वो ये ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एनालिसिस लेके आया है। 24 कोस्टल विलेज इन ओडिशा रिकॉग्नाइज है सुनामी रेडी बाई यूनेस्को। ठीक है, अब क्या है कि ओडिशा जो है वो ईस्टर्न तट पे है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ओडिशा ईस्टर्न तट पे है, यहाँ पे ओडिशा है,
सो और ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट्स ओन टोपोग्राफी और हीटिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, बहुत सारे सुनामी और साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो उड़ीसा के कुछ विलेजेस हैं, 24 विलेजेस हैं, उसको यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो विलेजेस होंगे दे आर क्वाइट रोबस्ट इन देयर नेचर, और जब भी सुनामी आएगी तो दे कुड बी इजिली कोपिंग अप विद दैट इशू। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजम ये इलाके हैं। इंटरनेशनल न्यूज देखेंगे हम। इंडिया को रीइलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग में। ठीक है, continuing its efforts to promote global peace and stability as a founding member or a major peacekeeping contributor, India deploys about 6,000 personnel across several UN missions including South Sudan, Lebanon and Central African Republic. 180 peacekeepers have sacrificed their lives in services. अब क्या है कि जो ब्लू हेलमेट्स आपने नाम सुना होगा, आपको जाके पता करना है कि व्हाट इज दिस ब्लू हेलमेट। और एक और मेडल है जो इन ब्लू हेलमेट्स को दी जाती है, यूएन पीस कीपर्स को दी जाती है। ठीक है, उस मेडल का नाम आपको जरूर से जरूर ढूंढना है और हमें कमेंट में बताना है। ये वो क्वेश्चन है जो आपको बताएगा कि आप कितने इन्वॉल्व होकर क्लास को सुन रहे थे। ठीक है, तो वो मेडल का नाम क्या है वो पहले आप देखेंगे, ब्लू हेलमेट कौन है ये देखेंगे, और यूएन पीस कीपिंग फोर्स क्या होता है इसके बारे में डिटेल स्टडी आप करेंगे। पर मैं आपको यहाँ पे ब्रीफिंग देता हूं कि यूएन ने एक पीस कीपिंग फोर्स बनाई है जिसके अंतर्गत जहां भी जो पॉलिटिकल या गवर्नमेंटल इश्यूज या गवर्नेंस की इश्यूज बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन होने लगती है या इंटरनेशनल कू होता है, तो उस कू के जगह पे हमारे जो फोर्सेस हैं वो वहाँ के सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज। और इंडिया एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूटर है, लगभग 60,000 पर्सनल मतलब अब तक उसमें अगर आप रिपीटेटिव बेसिस चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि 60,000 पर्सनल वहाँ पे जा चुके हैं, जिसमें से 6,000 पर्सनल अभी बहुत सारे मिशंस पे जा चुके हैं। 60,000 मतलब रेपिटेटिव, आई मीन आप अगर असाइनमेंट्स बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट 60,000 है, पर अगर ऐसे देखेंगे कि डिफरेंट मिशंस के बेसिस पे देखेंगे तो 6,000 पर्सनल अब तक जा चुके हैं। ठीक है, उसमें हेल्प करने के लिए लगभग 180 जो पर्सनल्स हैं उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं और शहीद हुए हैं, आई मीन दूसरे देशों की रक्षा करते हुए, जैसे कि सूडान, लेबनान, इन सारे इलाकों में बहुत ज़्यादा जब मिलिट्री कू हो जाती है या फिर सिविलियन इशू आ जाता है वहाँ पे ये लोग बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल एडवाइजरी बॉडी है जो कि पीस एफर्ट को चैनलाइज करता है। 2005 में क्रिएट हुआ था बाय यूएन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, ये इसकी रेजोल्यूशन है, नंबर उतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। कोऑर्डिनेट करता है इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकवरी। वही मैं आपको बात कर, जब भी मिलिट्री कू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, उसके बाद की रिकवरी के लिए हेल्प करता है। 50 नेशन ने साइन किया यूएन सस्टेनेबल टूरिज्म डिक्लेरेशन। ठीक है, सस्टेनेबल टूरिज्म डिक्लेरेशन 50 कंट्रियों ने साइन किया है। इसके अंतर्गत जो भी टूरिज्म होगा उसको बहुत ही सस्टेनेबल तौर पे होना चाहिए, ये बातें की जा रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इक्वाडोर ने डिक्लेयर किया है इमरजेंसी ड्यू टू फॉरेस्ट फायर्स एंड वाटर शॉर्टेज। अब इक्वाडोर जो है वो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। ठीक है, इसने अभी अभी इमरजेंसी डिक्लेयर किया। क्यों किया? बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर्स, वहां पे जो भी फॉरेस्ट है उनमें आग लग गई थी, और दूसरी वहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। अब ये रिजल्ट क्या है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज विच इज चेंजिंग आवर लाइव्स। इस कंट्री में या इस धरती पे जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो क्लाइमेट चेंज का भी है। ठीक है, तो इक्वाडोर ने अभी अभी उसी चीज से पीड़ित होकर फॉरेस्ट फायर्स और वाटर शॉर्टेज से पीड़ित होकर एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है। इक्वाडोर कहाँ की कंट्री, ये सब कुछ दिखाता हूं मैं आपको मैप पे। ये इक्वाडोर की बहुत ही डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप है, कोलंबिया से सटी हुई है। अगर आप देखेंगे तो ये रही इक्वाडोर, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है गैलापागोस आइलैंड। अगर आपको याद होगा तो गैलापागोस आइलैंड बहुत ही फेमस आइलैंड है। बाई चार्ल्स डार्विन यहाँ पे फेमस एक पर्सनालिटी थे जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है। ठीक है, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन की वो बात करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे एक पक्षी, एक बर्ड पे काम कर रहे थे।
और इसके बेसिस पे उन्होंने अडेप्टिव रेडिएशन पे भी बात की और नेचुरल सिलेक्शन पे भी बात की। आपको इस बर्ड का नाम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड है। उनको वो बर्ड्स कैसी थी और उनकी क्या डाइवर्जेंस थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बतानी है, ठीक है। सो ये दिस वाज इक्वाडोर, जो कि जिसकी आउटपोस्ट टेरिटरी है गैलापागोस आइलैंड। एडीबी ने श्रीलंका को लोन दिया है फॉर इट्स इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 1966 में स्टैब्लिश हुआ था एडीबी, ये हमें याद रखनी है। और मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसकी अभी हेड ऑफिस है। करंट प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा है। गैबोन को नई कॉन्स्टिट्यूशन मिली है। गैबोन कहाँ की कंट्री है? ये वेस्टर्न अफ्रीका की कंट्री है, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट की कंट्री है। इक्वेटोरियल गिनी के पास ये गैबोन है। रिपब्लिक ऑफ कैंगो और कैमरून के से फ्लैंक्ड। साओ टोमो प्रिंसिपे और इक्वेटोरियल गिनी की कुछ कुछ टेरिटरीज हैं, वो भी इसके आसपास हैं। अटलांटिक ओशन से ये बाउंडेड है। ये सब कुछ आपको याद रखनी होगी कि नई नई इसको कॉन्स्टिट्यूशन मिली है गैबोन को। भूटान माइंडफुलनेस सिटी बनाएगा। भूटान वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जैसे एक बहुत ही विजनरी किंग वहां पे रहे, जिन्होंने ग्लोबल नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स बनाई, और जिसमें भूटान इटसेल्फ इज ऑन रैंक 1, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत खुश रहते हैं। दे आर लाइक ज़ेन, उन्हें बहुत ज़्यादा इश्यूज से परेशानी नहीं होती और वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने लाइफ को जीते हैं। इसलिए माइंडफुलनेस सिटी बनाएगा भूटान, जहाँ पे आप जाके अपनी खुशियों को और 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। और ये माइंडफुलनेस सिटी एक तरीके का टूरिज्म गिमिक है, जहाँ पे आप बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे और अपने जीवन के बहुत ही खूबसूरत लम्हों को यहाँ पे जिएंगे। आगे देखिए, रशिया ने साइन किया लेजिस्लेशन रेटिफाइंग अ ट्रीटी विद नॉर्थ कोरिया, यानी किम जोंग उन और हमारे व्लादिमीर पुतिन साहब ने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया एक दूसरे के साथ, जिसमें म्यूचुअल मिलिट्री असिस्टेंस की बात करेंगे। ये लोग एक दूसरे को जैसे नेटो है ना, ऑलमोस्ट 40 कंट्रियों का समूह जो है वो ऐसे जब भी एक दूसरे के साथ इश्यूज आएंगे या एक कंट्री को दूसरा मतलब कोई अगेंस्ट कंट्री उस पर अटैक करेगी, तो ये 40 या 30 लोग जो भी हैं ये मिलके उसको हेल्प करेंगे और उसके अगेंस्ट उसको बहुत सारे हथियार और कारतूस दिए जाएंगे। उसी तरीके से दो मिलिट्री कंट्रीज ऐसे रशिया और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के साथ साथ आ गए हैं और उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि जब तुम्हें कोई कुछ करेगा तो मैं हेल्प करूंगा और मुझे कोई कुछ करेगा तुम हेल्प करोगे। दिस वॉज द एसेंस ऑफ दिस इवेंट, ठीक है। अब ये देखिए आप, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, ये सब चीजें आपको दिख जाएंगी, ठीक है। और ये रहा जापान। ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट अब बैन कर देगा सोशल मीडिया फॉर इंडिविजुअल्स अंडर 16। 16 से कम के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन रहेगी, क्योंकि बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं भाई, ठीक है, वो पढ़ लिख नहीं रहे हैं, समझ गए। सो दिस वाज अ ग्रेट थिंग। एक मिनट, आइए आगे देखते हैं। मालदीव्स के जो वहाँ की कंट्री है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है MVR 1.6 बिलियन का एड फ्रॉम इंडिया फॉर 2025। उन्होंने बोला है कि इतनी हमें पैसे दे दो भाई, बिकॉज व्हाट इज द इशू क्या है कि मालदीव जैसी छोटी कंट्री अपने आप को बहुत ज्यादा तोप समझने लगती है भाई, ठीक है। वो कहती है कि इंडिया आउट, इंडिया आउट। क्यों इंडिया आउट यार? आई मीन तुम्हारे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट में हमने तुम्हारा साथ दिया है, माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। 1984, 85, 87 उस टाइम पे जब तुम्हारे पास पानी की क्राइसिस थी तो ऑपरेशन कैक्टस चला के हमने तुम्हें हेल्प किया था। इतनी सारी हेल्प के बावजूद तुम आज कहते हो इंडिया आउट, फॉर व्हाट रीजंस भाई? सो ये इशू है कि मालदीव्स पैसे भी हमी से लेता है और हमी पे मतलब हमारे साथ खेलता भी है। सो दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। मालदीव्स बहुत ज्यादा गलत कर रहा है इस टाइम पे। वो अभी भी इतनी सारी हरकतों के बावजूद भी हमसे पैसे एक्सपेक्ट कर रहा है और वो कहता है कि ऑलमोस्ट हमें 1.6 बिलियन के MVI, दैट इज मालदीव्स की जो करेंसी है, उतने पैसे मुझे दोगे तुम इंडिया भाई 2025 में, ठीक है। सो दिस वाज एन इशू। आगे देखिए, ये मालदीव्स एक छोटी सी कंट्री, मीन ये आइलैंड वाली कंट्री, और ये हमारा लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड। नेशनल न्यूज देख लेते हैं थोड़ा बहुत। IIT गुवाहाटी ने पहला
नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल लॉन्च किया है। और यहाँ पे IIT गुवाहाटी में नवंबर 30 से लेकर दिसंबर 3 तक ये इवेंट हुआ। CSIR इसको कोऑर्डिनेट करता है। CSIR NIST इसका जो लैब है वो बहुत सारे इवेंट होते हैं यहाँ पे। 2015 से विज्ञान भारती के तौर पे इसे इनिशिएट किया गया था। गवर्नमेंट ने नेशनल कैंपेन चलाया बाल विवाह मुक्त भारत का, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको स्टार्ट किया है, बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। और इसमें चाइल्ड मैरिज को इरेडिकेट करने की बात की गई है। 130 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है फॉर फोकस्ड एफर्ट अंडर दिस कैंपेन। लगभग 130 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिज हो रही हैं, उन पे फोकस किया गया है बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन में। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। आगे देखते हैं, जॉब्स एट योर डोर स्टेप जो रिपोर्ट है, ये लेबर मिनिस्ट्री मनसुख मंडाविया ने इसे अनवील किया था। और इसे रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। बस आपको इतनी ही बातें जाननी है। जॉब डायग्नोस्टिक के तौर पे इसे रिलीज किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो हमारे मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने इसे रिलीज किया, जॉब्स एट योर डोर स्टेप। ये जो रिपोर्ट है, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ये उन्होंने अनवील किया है। इंडिया की पहली कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहां स्टैब्लिश की गई? सोनीपत, हरियाणा में। अब हरियाणा में आप हैं HR-26 वाले लोग, सो आप सोनीपत जाइए और वहां जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम का आनंद लीजिए। ठीक है। अगेन, अगर आपको टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और अपनी तैयारी को नई धार देनी है तो आप बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं 8743905050 पे कॉल करके। नेक्स्ट देखिए, हमारा राजा इंफ्रा ने एक पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन लेह लद्दाख में खोली है फॉर NTPC लिमिटेड, जिसको यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट किया। अब क्या है कि हमारे कंट्री में रिन्यूएबल एनर्जी की इतनी ज्यादा बात हो रही है और रिन्यूएबल एनर्जी की हमें जरूरत भी है। सो अब क्या हो जाती है बात कि हमें जो हमारा ग्रीन हाइड्रोजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। सो इसके लिए हमारा राजा करके एक इंफ्रा कंपनी है जिन्होंने NTPC लिमिटेड के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट, फ्यूलिंग स्टेशन खोला है, नॉट पावर प्लांट। जैसे नहीं होता है कि हम गैस स्टेशन है हमारे कंट्री में, हम जाते हैं वहाँ पे फ्यूलिंग स्टेशन है, वहाँ पे हम जाते हैं CNG भरते हैं या फिर पेट्रोल भरते हैं या फिर डीजल भरते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जाके आप ग्रीन हाइड्रोजन भर सकते हैं और अपने जो वाहन है उसको बहुत ही कम कार्बन एमिशन के साथ चला सकते हैं। ठीक है। अब बोडोलैंड महोत्सव न्यू दिल्ली में पहली बार मनाई गई। This is in consonance with the integration of the complete cultural integration of northeastern mainland India. नॉर्थ ईस्ट के लोग अक्सर अपने आप को सेपरेट मानते हैं या फिर अपने आप को ऐसे आइडेंटिटी क्राइसिस में जीते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं वो हमारे बहुत ही अभिन्न अंग हैं और हमारे बहुत ही रेस्पेक्टेबल 7 स्टेट्स हैं। सो उन्हीं के उस हौसला अफजाई के लिए और उन्हें और भी कनेक्टेड फील कराने के लिए हमारे देश में न्यू दिल्ली में पहला बोडोलैंड म्यूजियम और महोत्सव खोला गया। ठीक है। इसमें फोकस किया गया लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ बोडो सोसाइटी। ठीक है। ये तब से मनाई जा रही है जब से 2020 में बोडो पीस एकॉर्ड साइन की गई, जिसमें जो बोडोलैंड मांगने वाले लोग थे उनके डिमांड को कम किया गया और कहा गया कि भाई तुम हमारे ही तो हो, तुम अलग क्यों डिमांड कर रहे हो, तुम हमारे ही तो हो, हमारे साथ तो रहो, हमारे साथ जियो और खुश रहो यार। ठीक है। शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश ने डिमांड किया है कि रिटर्न कीजिए शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फ्रॉम पंजाब। दिस पावर प्रोजेक्ट इज ऑन उहल रिवर, ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। अगर आप देखेंगे तो जो पंजाब है वहां पे ब्यास रिवर है, हरीके एरिया में वो आके सतलज से मिलती है। ठीक है, ब्यास। इसकी एक ट्रिब्यूटरी है उहुल। इस रिवर पे ये शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इसको हिमाचल प्रदेश वापस मांग रहा है क्योंकि ये 99 इयर्स के लीज पे दी गई थी ब्रिटिश एरा में। ये पंजाब गवर्नमेंट के कंट्रोल में है अभी ये वो शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये सारे हाइड्रो पावर पोटेंशियल मैंने लिख दिए, मैं एक एक नहीं पढ़ रहा हूं, पर ऑफ कोर्स आप इसे पढ़ के इसका डेटा याद कर सकते हैं।
आई मीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नॉट फ्रॉम द आई मीन प्रीलिम्स और पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू, पर पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे लिखने को आ जाए कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में कैसे आप क्या क्या पोटेंशियल है हमारे कंट्री की, तो आप इसको इजीली मेंशन कर सकते हैं। ये स्टेट वाइज पोटेंशियल मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट कर दी है। ये भी मैप है कश्मीर का, आप ध्यान से देख सकते हैं, कश्मीर और लद्दाख की एरिया में। इकोनॉमी के न्यूज देख लेते हैं थोड़े से। India emerged as the fastest growing economy among G20 countries with a projected 7% GDP growth for 2024, showcasing its economic resilience amidst global challenges. ठीक है, अब ये तो रही न्यूज कि हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, पर बात क्या है? बात है कि G20 याद कैसे करेंगे, ये G20 है क्या आखिर, और कितने लोग इसमें इंक्लूडेड हैं भाई? देखो, G20 में है ये 20 कंट्रीज, इसका कोड है गुरुजी, सीता अब एसएससी एफसीआई में काम करती है। आपको इसे याद कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको बिल्कुल, ये निमोनिक मैंने आपको बता दिया, आप इसे रिलेट कर लेंगे, बहुत ज्यादा परेशानी होगी नहीं, पर इसकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है वो समझते हैं। 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो आई थी, उसके बैकग्राउंड में ये बना था गवर्नेंस गैप को क्लोज करने के लिए। इनिशियल रोल एक फोरम था फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का, जो कि अपग्रेड हुआ टू लीडर्स लेवल इन 2008 ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, और पहली बार वॉशिंगटन डीसी में ये इवेंट हुआ। कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, वर्किंग ग्रुप्स हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेपर ट्रैक, दो तरीके के ट्रैक्स होते हैं इसमें, और एनुअल लीडर समिट होता है, जैसे कि हमारे कंट्री में भी हुई थी, ठीक है, सितंबर, अगर आपको याद हो तो। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी को भी को आइडेंटिफाई किया गया है एज डीसिब्स। डीसिब्स क्या है? डोमेस्टिकली एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये ऐसे बैंक्स हैं जिनको कहते हैं कि टू बिग टू फेल, मतलब इतने बड़े हैं कि ये फेल ही नहीं होंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज बैंक्स, और इन 3 बैंक्स को इंक्लूडिंग एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, इनको ये टैग दिया गया है डीसिब का, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये इशू करता है और एक फ्रेमवर्क पे डील करता है, और इसके कॉमन इक्विटी टीयर के जो कैपिटल्स होते हैं उन सारी चीजों को अरेंज करके वो इस पे गौज करके बताता है कि आप डीसिब हो या नहीं हो। हर साल डिक्लेयर किया जाता है। सिमिलरली डीएसएसआई होता है, दैट इज डोमेस्टिकली एंड सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज, जो हमारे कंट्री के कुछ 3 इंश्योरेंस कंपनीज है जो बहुत ही बड़े हैं टू फेल, उनको भी यहाँ पे नोटिफाई करता है। वो जो होता है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इरडाई करता है उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फेमस बुक्स एंड ऑथर्स हैं। बुक नेम इसमें देखिए, रामचंद्र गुहा का अगर आप याद रखें, बहुत ही रिनाउंड राइटर हैं। स्पीकिंग विथ नेचर, ये उनका बुक याद रखेंगे आप। बियॉन्ड द हिग बोसोन, माणिक कोटवाल, ये याद रख लीजिए। और उसके बाद हमारे पास एस जयशंकर में सीएससी 2024 में भी आया था, और एनडीए 2024 में वाई भारत मैटर्स, ये बुक आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इसमें, बट 3-4 ही बुक्स हैं जिनकी आपको नाम याद रखनी है इस महीने से। इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 5 नवंबर वर्ल्ड सुनामी डे है। 7 नवंबर नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, ये इसका थीम है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर को। साइंस डे भी 10 नवंबर को। डायबिटीज डे 14 नवंबर को, दैट इज चाचा नेहरू डे, उनके दिन पे ही है। डायबिटीज एंड वेलबींग उसका थीम है इस बार का। चिल्ड्रन डे, बाल दिवस। बिरसा मुंडा जयंती 15 नवंबर। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर, और 17 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। फिर इंटरनेशनल मेंस डे 18 नवंबर, यानी हम लड़कों के लिए भी भाई कुछ तो हो। 18 नवंबर को हमारे लिए इंटरनेशनल मेंस डे है, ठीक है। 19 नवंबर को नेशनल इंटीग्रेशन डे है। 28 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है, दैट इज 14 नवंबर हमारा नेशनल चिल्ड्रन डे, और 28 नवंबर वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, ठीक है। नेशनल मिल्क डे वर्गीज कुरियन के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाई जाती है। इनको मिल्क मैन और फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाई जाती है। इसी दिन 1949 में हम लोगों ने पहली बार अडॉप्ट किया था अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन, और इन फोर्स आई थी 26 जनवरी 1950 से। ये दोनों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स देखते हैं। नमो ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। 1261 करोड़ के लागत से ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसका एम क्या है?
सेल्फ हेल्प ग्रुप की जितनी महिलाएं हैं ना, उनको ड्रोन में ट्रेन करना, सो दैट वो ड्रोन से खेती और जो कि कृषि है उसको एफिशिएंटली कर पाए। ठीक है, सो ये उनका इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें नमो ड्रोन दीदी इनिशिएटिव है, जिसमें एमएसएमई और जो एसएचजी के वुमेन हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा। लगभग 14,500 वुमेन है जिनको एम्पावर किया जाएगा to enhance the agricultural efficiency, support women's entrepreneurship and promote modern farming techniques across rural areas। यानी औरतों को ट्रेन किया जाएगा for agricultural services in rural areas। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये स्कीम क्या है? यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव किया to support middle class student in securing loans for higher education without collateral or guarantor requirements। बिना गारंटर बिना कोलेट्रल के आपको अगर पैसे चाहिए तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ साथ लगभग 1 लाख स्टूडेंट को कवर करेगी और 8 से लेकर 10 लाख तक का लोन आपको मिलेगा। ठीक है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत आपको कोलेट्रल देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पीएम मोदी ने लॉन्च किया धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। आबा मतलब होता है पिताजी। ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान लॉन्च किया गया। इसका गोल क्या है? टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट इन ट्राइबल विलेजेस। जो भी ट्राइबल गांव है, ट्राइबल जनजातीय गांव है, उनमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की जरूरत हो, अगर जरूरत को कंप्लीट करने के लिए धरती आबा जनजातीय गौरव अभियान चलाया गया है। ठीक है, इसमें हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे थ्रू 25 इंटरवेंशन बाय 17 मिनिस्ट्री, यानी 17 मिनिस्ट्री को लेके 25 ऐसे स्कीम्स चलाए जाएंगे लगभग 80,000 के बजटरी आउटले के साथ। और ये पीएम जनमन जो स्कीम लॉन्च की गई थी पीवीटीजीज के लिए, उसी के तर्ज पे ये बनाई गई है ये स्कीम, पूरी की पूरी ट्राइबल जनजाति को बेटरमेंट के तरफ लेके जाने के लिए। नेक्स्ट है विजन पोर्टल लॉन्च की गई है फॉर स्किल डेवलपमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज किड्स। जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क विजन पोर्टल टू नर्चर इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट अमंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। ठीक है, इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम जो इतनी बड़ी हो चुकी है, 3rd लार्जेस्ट है ग्लोबली, उसमें हमारे इन बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को इंक्लूड करने के लिए और उनको ट्रेन करने के लिए विजन पोर्टल बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हमने जो जो चीजें पढ़ी वो इंपॉर्टेंट चीजें हमने कर चुके हैं। और अगर आपको फिर से अपनी तैयारी को मैं फिर बोल रहा हूं कि आपकी तैयारी कंप्लीट तभी होती है जब आप टेस्ट देते हो। आपकी तैयारी कंप्लीट तभी मानी जाती है जब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो। और हमारी जो टेस्ट है उसकी क्वालिटी आप जांच सकते हैं आपके नियर बाई किसी भी आप दुकान पे जाके आप मांग सकते हैं। सीएपीएफ स्टडी फंडा का ओपन मॉक, ऑल इंडिया ओपन मॉक जो 1 जून को हुआ था, उसका आप सैंपल उठा के बिल्कुल देख सकते हैं कि कितनी क्वालिटी वाली क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछी थी और एकदम एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट हम लोगों ने दी थी। ठीक है, तो आप अपने टेस्ट को बहुत ही तरीके से लगा सकते हैं और एक खूबसूरत से एनवायरनमेंट के साथ, एक एग्जाम लेवल के एनवायरनमेंट के साथ आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 को बहुत ही तरीके से पूरा कर सकते हैं। इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं, इस नंबर पे बात कर सकते हैं जो कि है 8743905050, और आप एनरोल जरूर से जरूर करें और अपनी तैयारी को एक नए लेवल पे पहुंचाएं। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।